जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रारंभ किया था और भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रारंभ में हम लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिया था, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों को हम लोगों ने साझा किया था आपसे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए हम लोग संविधान निर्माण की कुछ पृष्ठभूमियों को देखते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रियाओं को, निर्माण प्रक्रियाओं को, भारत में जो अंग्रेजों द्वारा नियम कानून लागू किए गए उनका कैसे आधार बना भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में, विदेशों का जो संविधान हुआ उससे कैसे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, इन तमाम पहलुओं को जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पृष्ठभूमि के प्रमुख तथ्यों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में ही बताया था मैंने कि भारत में जो संविधान है वो सर्वोच्चता स्थान प्राप्त है, यानी भारत में संविधान से ऊंचा, संविधान से बड़ा किसी वस्तु को सर्वोच्चता नहीं प्राप्त है। ये बार बार कंपटीशन में, एग्जाम में पूछा भी है कि भारत की सर्वोच्च संस्था क्या है या सर्वोच्चता किसको प्राप्त है, तो भारत में सर्वोच्चता संविधान को प्राप्त है। भारत में सर्वोच्चता संविधान को प्राप्त है। भारतीय संविधान जो है वो सर्वोच्च है। और इसके निर्माण की प्रक्रिया, यानी संविधान के पास जो भी कानून की निर्माण प्रक्रिया होती है उस निर्माण प्रक्रिया में योगदान किसका होता है, यानी भारत में जो भी कानून बनते हैं उन कानून में किसका निर्माण में किसका योगदान होता है, तो संसद का होता है। किसका होता है? संसद का। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा संसद के 3 प्रमुख अंग हैं और उन प्रमुख अंगों के आधार पर ही कानून निर्माण की प्रक्रिया सफल हो पाती है। तो ये जान लीजिए कि भारत में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है, तो संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है। और संविधान में कोई भी कानून बनाने के लिए आपको संसद की अनुमति, संसद के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता है। और संसद 3 प्रमुख अंगों से मिलकर बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद 3 संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है, एक व्यक्ति और 2 संस्थाएं। राष्ट्रपति व्यक्ति हो गए और लोकसभा और राज्यसभा संस्था हो गए। ये तीनों चीजों को मिलाकर ही संसद बना हुआ है, जिसकी हम लोग जानकारियां अध्ययन करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है कि भारत एक राज्य है और किसी भी देश को राज्य कहने के लिए 4 प्रमुख तत्वों का होना जरूरी है। यानी भारत को राज्य कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं तो किस आधार पे कह सकते हैं? कहने का तो कोई आधार होगा ना। दिन है तो दिन क्यों है? दिन कहने का आधार है, सूर्योदय है, दिख रहा है सूर्य भगवान, दिन है ना। रात में सूर्यास्त हो जाते हैं, सूर्य नहीं दिखते इसलिए उसको रात कहते हैं, है कि नहीं। चंद्रमा तो दिन में भी होता है, रात में भी होता है। दिन में प्रकाश की वजह से चंद्रमा नहीं दिखता है, रात में प्रकाश कम होते हैं, इस वजह से चंद्रमा दिख जाता है। तो दिन और रात कहने का भी लॉजिक है। वैसे ही किसी भी देश को राज्य कहने का भी लॉजिक है और 4 प्रमुख चीजें हैं। अगर ये 4 चीजें हैं तो आप किसी भी देश को राज्य कह सकते हैं। आइए, तो पहला चीज है क्षेत्रफल। उसका अपना क्षेत्रफल होना चाहिए, उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए। यानी कोई देश को राज्य कब कहेंगे, उसके पास अपना क्षेत्रफल स्थान होना चाहिए। दूसरी चीज है जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी, वहां का संचालन करने वाला कोई सरकार होना चाहिए। चौथी, वो संप्रभुत्व होना चाहिए। संप्रभुत्व, आप लोग प्रस्तावना पढ़े होंगे तो उसमें संप्रभुत्व शब्द का जिक्र हुआ होगा, या फिर जो लोग शपथ ग्रहण करते हैं उसमें संप्रभुत्व शब्द का जिक्र करते हैं। तो आपका इसमें संप्रभुत्ता है। संप्रभुत्ता कहने का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति, यानी निर्णय लेने का पावर आपके पास हो, एकाग्र हो, यानी किसी और पर निर्भर ना हो, किसी और देश, किसी और व्यक्ति पर निर्भर ना हो, तो निर्णय लेने की शक्ति को ही संप्रभुत्ता कहते हैं। ये 4 प्रमुख तत्व हैं जो कि इन तथ्यों के आधार पे हम किसी भी देश को राज्य कह सकते हैं। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा, जब तक हमारा देश आजाद नहीं था उस समय तक भारत को राज्य नहीं कहा जाता था। जब अंग्रेजों के अधीन हम थे उस समय भारत राज्य नहीं था। आजादी के बाद ही भारत को एक राज्य घोषित किया गया। आखिर क्यों भारत को आजादी से पहले राज्य क्यों नहीं घोषित किया गया? उस समय भी क्षेत्रफल थी, उस समय भी जनसंख्या थी, उस समय भी सरकार थी, लेकिन क्या संप्रभुत्ता थी? नहीं थी। संप्रभुत्ता कहने का मतलब है निर्णय लेने की क्षमता, शक्ति आपके पास हो। उस समय निर्णय लेने की क्षमता ब्रिटिश इंडिया के पास थी, इंग्लैंड के पास थे। ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया जो VCI और ECI के तहत शासन चला था यहाँ, उन लोगों के हाथों में पावर था हमारे यहाँ का निर्णय लेने का। तो क्या उसमें संप्रभुत्व थे? नहीं थे। तो इस आधार पे आजादी से पहले भारत को एक राज्य नहीं कह सकते हैं। हाँ, जब राजा महाराजाओं का शासनकाल था उस समय कह सकते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने की क्षमता अंग्रेजों के हाथ में थी, जब हम गुलाम थे, उस समय भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता था। लेकिन 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत एक राज्य बना। क्यों? क्योंकि ये संप्रभुत्व हुआ, इसके पास निर्णय लेने की शक्ति आज अपने पास है। क्या भारत में कुछ करना होता है तो अमेरिका से निर्णय लेते हैं क्या?
उससे अनुमति लेते हैं क्या? ब्रिटेन से लेते हैं क्या? पाकिस्तान से लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। आपको खाने का मन है तो किसी और से निर्णय लेते हैं क्या? आप खा लें, खुद से निर्णय लेते हैं ना। तो निर्णय लेने की शक्ति अगर आपके पास है तो आप संप्रभुक्त हैं। वैसे ही भारत में अभी भारत के पास संप्रभुता है। क्यों? क्योंकि भारत को निर्णय लेने की शक्ति है, इसीलिए भारत को एक राज्य कहा जा सकता है। किंतु आजादी से पूर्व पहले भारत को एक राज्य नहीं कहा जा सकता था, किंतु आजादी के पश्चात भारत को एक राज्य कह सकते हैं। राज्य होने के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के मैंने बारे में आपको बताया। अब किसी देश में कानून निर्माण और उसको संचालन करने के लिए, पालन करने के लिए 3 प्रमुख पद बनाए गए हैं। 3 प्रमुख पद बनाए गए हैं और इन्हीं पदों के आधार पे हमारे यहाँ सारे सिस्टम का संचालन होता है, यानी संविधान का संचालन होता है। अगर ये 3 पदों में से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो भारत में न तो कानून निर्माण होगी और न ही कानून के पालन करने वाले कोई होंगे और न ही पालन करवाने कोई होंगे। तो इन तीनों पदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पद है आपका विधायिका। क्या है? विधायिका। विधायिका कहने का तात्पर्य है कि विधायिका जो विधि का निर्माण करता है, जो कानून का निर्माण करता है, जो सिस्टम का निर्माण करता है, उसे विधायिका कहते हैं। यानी विधि के निर्माण करने वाले पद को विधायिका कहते हैं। अब इस विधायिका में कौन कौन लोग आते हैं? तो विधायिका में मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आते हैं, यानी जो पीएम के जितने भी वो हो जाते हैं सांसद लोग, वो सभी आएंगे। राज्यसभा के जो भी सांसद लोग होंगे, आप लोग अक्सर सुन रहे होंगे, चुनाव होता है तो राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, लोकसभा का सदस्य बनाया गया। जैसे अभी रामकृपाल जी हैं, अपने लोकसभा के सदस्य हैं, है ना। तो इस तरह से सदस्य बनाया जाता है, चयन किया जाता है, जो कि यहाँ से चुनाव जीतकर लोग जाते हैं। कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जो कि कल के क्लास में मैंने आपको बताया था। दूसरा है कार्यपालिका, यानी नियम कानून बनाना है तो इतना ही नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के लोग मिलकर कानून बना देंगे, नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसकी चर्चा मैं चंद सेकंड बाद करूंगा, चंद मिनट बाद करूंगा। थोड़ा सा पहले इसको आपको मैं हाईलाइट दूं, फिर मैं बताऊंगा कानून निर्माण होता कैसे। दूसरा है कार्यपालिका, कानून को पालन कराने वाली संस्था, यानी जो कानून बन गया विधायिका द्वारा, उस कानून को पालन करवाने वाली जो संस्था है, जो जमीन पर लाने वाली संस्था है, जो लोगों तक पहुंचाने वाली संस्था है, वो संस्था कहलाती है कार्यपालिका। वो संस्था क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति हो जाते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं। और कैबिनेट मंत्री होते हैं, देखिए सारे मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, है ना। लोकसभा में जितने भी सीट है, 543 सीटों का चयन होता है, उसमें लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, तो हर एक व्यक्ति मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं बनता है ना। कुछ ही लोग कैबिनेट मंत्री बनते हैं मंत्रालय के आधार पर, सरकार पर निर्भर करती है किसको कौन से मंत्रालय दे, है ना। तो ये राष्ट्रपति, पीएम और मंत्री और उपराष्ट्रपति, ये सभी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अब तीसरी संस्था है न्यायपालिका। तीसरी संस्था क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? जो भी कानून का निर्माण किया गया विधायिका द्वारा, अगर उसमें कोई विवाद खड़ा होता है, अगर कोई विवाद खड़ा होता है, उस विवाद को सुलझाने का प्रयास करेगा, उन चीजों को मनवाने का प्रयास करेगा। अगर जो नहीं पालन करेंगे, उन पे ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और उसको मनवाने का और कार्रवाई करने का या उसमें संशोधन करने का जो प्रमुख संस्था है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हर एक जिला में, हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होते हैं और पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ये सब लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है। ये सभी का काम क्या है? ये सभी का काम है उन नियमों को पालन करवाना। अगर पालन नहीं कर रहे हैं या उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, उसमें संशोधन करने की या उसमें उस चीजों को लोगों को अवगत कराने की जरूरत है, तो उसके लिए है आपका सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, ये सभी संस्थाएं। अब देखिए कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। कानून निर्माण की प्रक्रिया सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सदस्य नहीं कर सकते हैं। वो निर्माण का सिर्फ आपको प्रस्तावना दे सकते हैं, यानी उद्देशिका को दे सकते हैं, यानी वो विधेयक ला सकते हैं। यानी अगर किसी वस्तु पे कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए सिर्फ विधेयक ला सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए। लोकसभा में आएगा,
लोकसभा में लोग उसको समर्थन अगर करते हैं तो वो राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा में भी अगर समर्थन मिलता है तो वो विधेयक के रूप में ही रहेगा, वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। वो विधेयक किसके रूप में रहेगा? विधेयक, कानून नहीं बनेगा। लोकसभा और राज्यसभा में जब भी कोई प्रस्ताव है वो विधेयक के रूप में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग गलतियां अक्सर कर देते हैं। जब तक कोई कानून बनाने के लिए, कोई संशोधन करने के लिए प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत गया हुआ है तब तक वो विधेयक है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अगर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसका अनुमोदन करते हैं, यानी उस पर अपना हस्ताक्षर, अपनी सहमति को प्रदान कर देते हैं, तब जाके वो कानून बनता है और वही कानून आपके भाग, अनुच्छेद और अनुसूची में इंगित कर दिया जाता है कि ये कानून बना। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा दूसरे दिशा की ओर लेके जा रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ वर्ष पहले 3 तलाक कानून बना, जो कि महिलाओं के साथ प्रताड़नाएं होती थी। किसी कारणवश छोटी मोटी घटनाओं की वजह से महिलाओं को जीवन बर्बाद कर दिया जाता था तलाक जैसी कुरीतियों को देखकर, है ना। देखिए, फैमिली में है तो अनबन होनी जाहिर सी बात है। जहाँ कहावत है कि जहाँ क्रोध होता है वहीं स्नेह होता है, जहाँ टकरार है वहीं प्यार होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन छोटी छोटी घटनाओं पे भी तलाक की जो प्रोसेस है इसकी वजह से काफ़ी महिलाओं का जीवन बर्बाद हो चुका था। अब जिनकी कमी की वजह से हो, पुरुष या महिला जिनकी भी कमी से हो, लेकिन महिलाओं को काफ़ी प्रताड़नाएं और काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ता था। इस पर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया और इस पर कानून बना दिया गया। वो कानून जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ तो राष्ट्रपति के पास गया और उसको राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया और उस संविधान में इंगित कर दिया गया। और मैं थोड़ा आगे आना चाहूंगा, तो अब मैं किसान बिल की बात करूं तो किसान बिल के लिए भी लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया विधेयक। राष्ट्रपति ने भी उस पर मुहर लगा दिया, लेकिन काफी लगातार सालों तक इस पर किसान द्वारा विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय लिया कि जब किसानों के लिए आपने नियम बनाया और किसान को ही ये नियम पसंद नहीं है, मान लिए किसी के रहने के लिए घर आप बना के उसे गिफ्ट कर रहे हैं और वो घर उस व्यक्ति को ही पसंद नहीं है, किसी व्यक्ति को खाने के लिए कोई वस्तु आप बना के दे रहे हैं और व्यक्ति को वो खाना पसंद ही नहीं है, तो फिर वैसे खाने को बनाने से क्या फायदा। वही चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए बताया था मैंने कि जो भी कमियां रहेगी कानून का पालन करना या फिर जो भी कमियां वगैरह रह जाएगी जिसको संशोधन करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है, उसमें इंटरफेयर करती है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और कहा कि इस कानून को वर्तमान समय के लिए रद्द किया जाता है, भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें कुछ संशोधन करके पुनः लागू किया जा सकता है। यानी कानून बनने के बाद भी अगर उस कानून को खत्म करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कानून बनने के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे उसे समाप्त करना तो कर सकता है, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। कानून बनाने के लिए सबसे पहले प्रस्तावना आता है, प्रस्तावना को यानी जस्ट लाइक विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। जब यहाँ से सहमति मिल जाती है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है तो कानून बनेगा, राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलेगी वो सिर्फ विधेयक ही रह जाएगा। फिर उसमें कुछ संशोधन राष्ट्रपति के सुझाव से संशोधन किया जाएगा कि नहीं अच्छा नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिए, या फिर लोकसभा या राज्यसभा में भी अगर कोई विधेयक पेश होता है, अगर उसमें कुछ कमियां होती हैं, लोगों को, सदस्यों को ऐसा लगता है तो उसमें संशोधन कर दिया जाता है। और संशोधन करने के परिणाम स्वरूप अगर सबकी स्वेच्छा होती है तो उसे सबकी सहमति से लागू कर दिया जाता है और उसको फिर कानून बना दिया जाता है। मैं थोड़ा और आपको एक घटनाक्रम से अवगत करवाना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि लोकसभा और राज्यसभा के सभा में पहले उसको ये किया जाता है, उसको मतलब विधेयक को पेश किया जाता है, सहमति मिलती है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। कभी कभी केसेस में ऐसे भी प्रोविजन है, उसके अनुच्छेद वगैरह के बारे में मैं आऊंगा तो आगे बताऊंगा। कभी कभी ऐसे भी विशेष प्रोविजन है, विशेष प्रावधान है कि राष्ट्रपति ही किसी चीज के कानून बनाने की अनुशंसा करे। राष्ट्रपति के अनुशंसा पे भी कानून बनाए जा सकते हैं।
पॉइंट को समझिएगा। यानी लोकसभा राज्यसभा में पेश करके राष्ट्रपति को दिया जाएगा, वो तो कानून बनेगा। लेकिन कभी कभी किसी किसी केसेस में राष्ट्रपति खुद अनुमोदन करेंगे, खुद प्रस्ताव देंगे लोकसभा के सदस्य और स्पीकर को कि इस विषय पर ऐसा कुछ कानून बनाएं, या पहले ही राष्ट्रपति सहमति प्रदान करके उसको लोकसभा और राज्यसभा में भेज सकते हैं कि आप इस पे कानून बनाइए, सहमति प्रदान कीजिए, मेरा सहमति पहले से ही इस पे। जैसे आपको याद होगा 370 35 का ए, ये भारत के लिए एक कलंक से बड़ा कुछ नहीं था। ये भारत के लिए कलंक की तुलना था। यानी भारत में होते हुए भी जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान, जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा, जम्मू कश्मीर के लिए अलग सिस्टम, कितनी कहा जाए तो ये जैसे सीने पे तीर लगता है ना, उस तरह से ये चुभता था भारत के सीने पे। हर एक भारतीयों को चुभता था कि भारत का जो अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, वहां हमारा सिस्टम नहीं है, वहां हमारा तिरंगा झंडा नहीं है, तिरंगा झंडा वहां नहीं फहर सकता है, वहां के लिए अलग झंडा है। ये हमारे संविधान के नियम वहां काम नहीं करते हैं। सोचने वाली बात है, कितना मतलब ये लगता था। लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन पे इसे कानून दिया गया और 370 अनुच्छेद और 35 के को समाप्त करके भारत में उसको जोड़ा गया और भारत को एक अखंड भारत बनाया गया। भारत में जोड़कर अखंड भारत बनाया गया और वहां जम्मू और लद्दाख को संघ शासित राज्य बनाया गया, केंद्र शासित राज्य बनाया गया। वो अब राज्य नहीं है, संघ शासित है, केंद्र शासित राज्य है। अब केंद्र शासित और संघ शासित की मैं विशेष व्याख्या आपको जब मैं बताऊंगा अनुसूचियों के बारे में, तो 7वीं अनुसूची में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से विषय संघ, राज्य और केंद्रीय के तहत आते हैं, समवर्ती के तहत आते हैं। ये चीजें की व्याख्या मैं वहां करूंगा। अभी अगर उस दिशा की ओर चलते हैं तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी व्याख्या करूंगा कि आपके जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया गया, हमारे हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, गुजरात को कैसे मिलाया गया, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, विभिन्न रियासतों को जब देश में आजादी हुई उस वक्त कैसे मिलाया गया। ये जब हम आएंगे अनुच्छेद और भाग में पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो अभी आप लोग ये चीज समझ रहे हैं। मैंने बताया कि 370 अनुच्छेद हटाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति प्रदान हुई थी, बाद में लोकसभा और राज्यसभा में उसे विधेयक बनाकर पेश किया गया और कानून बना और 370 और 35 के को समाप्त कर दिया गया और भारत को अखंड भारत बनाया गया। अभी कुछ और छूटा हुआ है, तब जाके अखंड होंगे। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अफगानिस्तान भारत का था, अफगानिस्तान भारत का था। चंद्रगुप्त महाराज ने तो पहले ही दहेज में ले लिया था काबुल कंधार को, अफगानिस्तान को। म्यांमार भारत में था, म्यांमार भारत में था, बांग्लादेश भारत में था। जब तक ये सब नहीं मिलता है पूर्ण रूप से अखंड भारत नहीं कहलाएगा। अगर आपको देखना है तो जाके मौर्य वंश का इतिहास देखिए, उसका मैप देखिए, आपको पता चलेगा भारत की सीमाएं कितनी बड़ी थी। ये तो अंग्रेज लोग आए कि तोड़ फोड़ के इधर उधर कर दिए, उसकी दास्तान हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे भी। तो आइए, आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी भी विषय पर कानून कैसे बनता है। कानून बनाने का 2 प्रोसेस, एक लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पेश कीजिए, राष्ट्रपति की अनुमति लीजिए और कानून बन गया। दूसरी, राष्ट्रपति खुद अनुमोदन करेंगे, खुद इच्छा जाहिर करेंगे और उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में पेश होकर कानून बन जाएगा। कानून बना, कानून में संशोधन करने का है, कानून को रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। कानून में संशोधन या कानून को रद्द करने का प्रधान पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइए देखते हैं आगे। कह रहा है कि हाँ, तो कानून के निर्माण में संसद, कानून निर्माण कौन करती है? संसद। और संसद के 3 प्रमुख अंग मैंने बताया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 प्रमुख क्या हैं, किसके अंग हैं? आपके संसद के। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 के तहत ये पावर मिला हुआ है लोकसभा और राज्यसभा को, इनके सहयोग के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। 79, आप अनुच्छेद 79 को देखेंगे, ऐसे मैंने बहुत सारे है जिसको मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, लेकिन 79 को थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये कहता है कि किसी भी कानून को बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। मैंने अभी बताया ही आप लोगों को, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को सहमति प्रदान नहीं करते हैं तब तक वो विधेयक होता है। मैंने बता दिया आपको कि राष्ट्रपति जब तक अगर किसी भी कानून पर अपनी सहमति प्रदान नहीं करते हैं, किसी भी विधेयक पर, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ विधेयक होता है। लेकिन जैसे ही सहमति प्रदान करते हैं वो एक कानून बन जाता है और वो कानून सभी के लिए मान्य होता है। भारत की सीमा के अंदर, चाहे वो कोई राज्य हो, गणराज्य हो, केंद्र शासित हो, संघ शासित हो, जो भी हो, सब के लिए वो कानून मायने होता है और सभी का पालन करना होता है। भारत सरकार द्वारा किया गया कानून या निर्माण किया गया कानून पूरे भारत के लिए मानना जरूरी है और मानेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता है।
देश संविधान चलता है और संविधान सबके लिए एक है। राष्ट्रपति चयन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है? हम लोग वोटिंग करते हैं क्या राष्ट्रपति को? नहीं करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा इनको हटा भी सकते हैं महाभियोग लगा के। महाभियोग एक शब्द है जिसके माध्यम से हम भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अभी मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं। आगे मैं बताऊंगा कि महाभियोग लिया गया कहां से, कौन कौन 9 देश हैं और 9 देशों की तो चर्चा मैं पिछले क्लास में किया था, लेकिन उन 9 देशों से क्या क्या लिया गया संविधान निर्माण प्रक्रिया में। और लिया गया तो डायरेक्ट उठा के नहीं ले लिया गया। संविधान निर्माण प्रक्रिया में बहुत सारे प्रोसेस हुए। आपको मैं एक वीडियो उसका डाल दूंगा। संविधान निर्माण प्रक्रिया का 10 वीडियो है। 10 वीडियो में कौन कौन सा प्रोसेस कैसे कैसे हुआ तो जाके संविधान निर्माण हुआ। क्योंकि अपना देश में जनसंख्या काफी अधिक था, बहुत सारे धर्म जाति के लोग थे, ऊंच नीच की जातिगत चीजें थी, सभी का उचित विकास करना था। तो सिर्फ किसी और देश का संविधान उठा के और यहाँ लागू कर दिएगा तो नहीं चलेगा। यहाँ का सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको अपना निर्माण करना पड़ेगा। तो उसमें संशोधन किया गया, जो विदेश से भी लिया गया 25%, उसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके भारत के यहाँ के क्षेत्रीय वातावरण के आधार पर उसका निर्माण किया गया। और जब संविधान बना ना, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान जो बना है वो अतुलनीय है, वो अतुलनीय है। ऐसा संविधान विश्व में किसी का संविधान नहीं है। सोचिए उस समय लोग क्या सोचे, कितना आगे का सोचे कि आज भी वो चीजें अवेलेबल है, आज भी वो चीजें अवेलेबल है, उसका पालन कर रहे हैं हम लोग। यानी फ्यूचर को, भविष्य को देखकर उन बुद्धिजीवियों ने भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में उनके अनुशंसा पर संविधान का निर्माण किया। आइए चर्चा करते हैं। तो किसी भी मतलब तो राष्ट्रपति का चयन लोकसभा और राज्यसभा की वोटिंग से होता है और हटाने के लिए ये आपको लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही उन पर महाभियोग लगाते हैं और हटा सकते हैं। भारत में न्यायाधीशों का चयन, निर्माण और उनकी संख्या, यानी संख्या न्यायाधीशों की कितनी होगी, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, इसका चयन कौन करता है? तो इसका चयन करने का काम होता है आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं? तो राष्ट्रपति। इनका शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं? तो राष्ट्रपति। तीनों के सहयोग से चयन होता है न्यायाधीशों का, जो कि प्रोसेस काफी देखा जाए तो विवाद में भी चला कि जब एक 4th ग्रेड के कर्मचारी के लिए फिजिकल और रिटन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, और उस आधार पर, उस योग्यता के आधार पर जब ये बनाए जाते हैं, एक 4th ग्रेड की बात कर रहा हूँ, 2nd 3rd आप ए लेवल के जाएगा तो देखते हैं इंटरव्यू यूपीएससी बीपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, पीसीएस में देखते हैं किस तरह का कितना टफ एग्जाम होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। सारी चीजों को टेस्ट करने के बाद उसे पद दिया जाता है उस व्यक्ति को। तो राष्ट्रपति के लिए ये कौन सा चयन है कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति बैठे और किसी व्यक्ति को चुन लिए कि लो भाई अपने अधीश बन जाएंगे? ये गलत प्रोसेस है। इसका काफी विवाद भी हुआ है और काफी लोग इस पे लोग अक्सर टीका टिप्पणी करते हैं। ये प्रोसेस गलत है। सुप्रीम कोर्ट में खास करके और हाई कोर्ट में चयन करने का ये प्रोसेस गलत है। सिविल कोर्ट में तब एग्जाम के थ्रू जाते हैं लोग, तो वो चीजें तो है कि आप योग्यता है तो आप जाइए, वहां पे योग्यता नहीं तो आप नहीं जा पा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये प्रोसेस जो चलता है, इस प्रोसेस का मैं भी काफी विरोध करता हूं, क्योंकि आपका अगर क्षमता है आपको पद मिलेगा, क्षमता नहीं है तो वो पद नहीं चाहिए। मतलब किसी विशेष व्यक्ति को आप जो करीब है उसको आप दे दीजिएगा पद, ये तो गलत है ना। ये लोकतंत्र देश है, सबका अधिकार है, तो आप योग्यता के आधार पर दे तो पद तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया दिया जाए, मतलब उसका प्रोटोकॉल है, लेकिन उन चीजों में से मतलब जो लोग होंगे उनके करीब उनको बना दिया जाता है। बताएंगे आगे चल के आपको कि न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, ठीक है। और हटा भी सकते हैं। संसद के 3 प्रमुख अंग है, पहले ही चर्चा की है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि आपको भारत, देखिए आप लोग पता है कि 23 जून 1757 से अंग्रेज लोगों ने भारत पर अधिकार कर लिया था, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं आपको। ऐसे तो वो 17वीं सदी यानी 1600 ईस्वी से ही भारत में आ गए थे, लेकिन व्यापार के पर्पज से आए थे, शासन के पर्पज से नहीं आए थे। लेकिन प्लासी का युद्ध जो हुआ 23 जून 1757 में, उसी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया और उसने बंगाल को अपनी राजधानी बना लिया और धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और बीसीआई और ईसीआई और बीसीआई, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ हमारे यहाँ शासन को उन्होंने चलाया। तो
जब भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व काफी बढ़ गया था, लगातार हम लोगों ने विरोध किया, है ना। विरोध के दौरान 1946 ईस्वी में अंग्रेज इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। उस लेबर पार्टी से पीएम जो बने, वो पीएम का नाम था क्लाइमेट एटली। क्या नाम था? क्लाइमेट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे। जब उन्होंने वहां का पदभार ग्रहण किया तो भारत से भी काफी अंग्रेजों को टॉर्चर मिल रहा था और धीरे धीरे हम लोग भी सशक्त हो चुके थे। पहले तो एकता नहीं थी, तो एकता न होने के कारण काफी समस्याएं झेलनी पड़ती थी, लेकिन काफी एकाग्र हो गए थे, जिसके कारण अंग्रेजों को काफी यहाँ शासन करने में परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। तो क्लाइमेट इटली की अनुशंसा पर एक मिशन आया, जिस मिशन का नाम हुआ कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य लोग आए थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। थोड़ा टेढ़ नाम है, विदेशी लोग हैं, भारतीय सीरियल देखे थोड़े नाम रखते हैं, है ना। वो लोग भारत वाला सीरियल देखे थोड़े नाम रखेंगे, आपको सीधा लगेगा, वो लोग के लिए आसान होगा। हम लोग भारतीयों का भारतीय नाम आसान होता है, लेकिन लोगों को टेढ़ टाढ़ है। तो लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर 3 लोग आए और भारत में यहाँ पे भारतीयों से मिले और बोले कि भाई अपना संविधान सभा का गठन कीजिए और संविधान निर्माण प्रक्रिया में हमसे जो सहयोग चाहते हैं आपको सहयोग करेंगे और अपना कानून बनाइए। और कानून बनाने के बाद जब हमें इस चीज का पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आपके देश को मुक्त कर दिया जाए और आप अपने देश का स्वशासन चला सकते हैं, तो हम आपको मुक्त कर देंगे। इसी तहत में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें आजादी से पहले भीमराव अंबेडकर जी को बंगाल प्रेसिडेंसी संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी का सदस्य बनाया गया। देखिए, संविधान निर्माण प्रक्रिया में बहुत सारे लोग थे, जिसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थायी रूप से अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, लेकिन उनका काफी विरोध हुआ। तो फिर जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से सदस्य अध्यक्ष बने। अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे आज मुखिया और पंचायत समिति और विधायक लोग खड़े होते हैं ना, उस समय अलग अलग क्षेत्रों से लोग खड़े हुए। इसमें देखिए काफी एक बुरी घटना भी हुई। आपके ये भीमराव अंबेडकर जी खड़े हुए थे मुंबई से, मुंबई प्रेसिडेंसी से खड़े हुए थे, लेकिन वो आप लोग को भली भांति पता होगा कि उनके साथ कितनी भेदभाव हुआ करता था जाति को लेके। तो काफी कुरीतियां थी उसमें, तो वहां से उन्हें कहा तो काफी टॉर्चर का सामना करना पड़ा। इसीलिए वहां को छोड़कर, मुंबई को छोड़कर वापस वो बंगाल गए और बंगाल प्रेसिडेंसी से खड़े हुए और वहां से उनको आपके संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। संविधान सभा का सदस्य अगर पूछे आजादी से पहले, याद रखिएगा, आजादी से पहले भीमराव अंबेडकर को कहां से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? तो बंगाल प्रेसिडेंसी यानी पश्चिम बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी से। किंतु जब 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत और पाक का विभाजन किया गया और 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग मुल्क और भारत को अलग मुल्क निर्धारित किया गया, तो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के समय बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है, 1971 में बना था बांग्लादेश, पाकिस्तान से अलग हटके। पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में बंगाल प्रेसिडेंसी का वो स्थान चला गया जहां से भीमराव अंबेडकर सदस्य थे संविधान के। जब आपके देश से वो स्थान दूसरे जगह चला जाएगा तो निश्चित है कि आपको पद भी त्याग करनी पड़ती है। तो उन्होंने अपने पद को त्याग दिया और उस समय उनके पास कोई पद नहीं था जो कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में अपने पद के आधार पर सहयोग करे। तो जैसे ही वो पद से हटे, संविधान निर्माण प्रक्रिया शिथिल पड़ गई। सोचिए कितना महत्वपूर्ण इंसान थे कि एक इंसान की वजह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शिथिल पड़ गई, संविधान निर्माण प्रक्रिया रुक गई। तो फिर राजेंद्र प्रसाद को यह बात का एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है, जो कि मुंबई प्रेसिडेंसी का पद न देकर बंगाल प्रेसिडेंसी से इनका चयन किया है। तो फिर उस समय जो इनका विरोधी प्रतिद्वंदी थे, भीमराव अंबेडकर के प्रतिद्वंदी जो थे, जो कि यहाँ से मुंबई प्रेसिडेंसी से जीते थे और जीतने के बाद वहां से सदस्य बने थे, जिनका नाम था एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर साहब जो थे, जो मुंबई प्रेसिडेंसी से भीमराव अंबेडकर का विरोध करके जीते थे, उन्हें राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि आप अपने पद का त्याग दीजिए। उस पद से बंबई प्रेसिडेंसी से भीमराव अंबेडकर सदस्य रहेंगे और उनके बगैर संविधान निर्माण प्रक्रिया संभव नहीं है। तो एम.आर. जयकर साहब ने अपने पद को त्याग दिया और उनके जगह पर भीमराव अंबेडकर पद पे आसीन हुए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया फिर चलती रही। तो यहाँ 2 प्रश्न निकल के 3 प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न क्या क्या आते हैं। पहला प्रश्न निकल के आता है कि भारत की आजादी से पहले
संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं या रह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर किस प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य थे? तो आपके बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। पूछेगा आजादी के बाद तो बंबई प्रेसिडेंसी से थे। ये पूछ सकता है कि किसकी सहमति से या किसकी अनुशंसा पे भीमराव अम्बेडकर को बंगाल प्रेसिडेंसी का सदस्य बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद। बंगाल प्रेसिडेंसी के पद को त्याग किसने किया? तो एम आर जयकर साहब। तो ये तमाम तथ्य यहाँ से निकल के आ रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे करके प्रश्न पूछते ही हैं। सीधा साफ चाहिएगा कि अब आपको प्रश्न मिल जाए तो असंभव है। सारे लैंग्वेज सिस्टम बदल चुका है, तो आपको जब तक नहीं बदलिएगा आपका एग्जाम निकलेगा नहीं। तो बदलने का समय आ चुका है। खुद को बदलिए, समय को बदलिए और निश्चित है सारी चीजें बदल जाएगी। पहले खुद में परिवर्तन लाना काफी जरूरी है। तो इस तरह से भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बंबई प्रेसिडेंसी से बन गए। पहले वहां एम आर जयकर साहब थे। अब देखिए 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के मसौदे मंत्री। मसौदा कहने का मतलब है कि विचार विमर्श करने वाला, राय देने वाला, क्योंकि उनके राय के बगैर संविधान निर्माण की प्रक्रिया संभव नहीं थी। उनके राय देने वाले वो व्यक्ति बने जो कि 1950 तक रहे। और बंबई प्रेसिडेंसी के पद पर कब तक आसीन रहे? तो 1956 तक। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इनका पद समाप्त हो गया। तो ये महत्वपूर्ण आपके जो पृष्ठभूमि थे। इसी पृष्ठभूमि में आगे का क्रम हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में नई दास्तान के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।